ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग को देखते हैं, जो बेड पर होती है और सोच रही होती है कि कल रात को मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। लेकिन जब वो अपनी कंडीशन देखती है तो समझ आती है कि ज़रूर मैंने कोई कांड कर दिया है। वो अपने साथ वाले बंदे को देखने लगती है, लेकिन उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो उसका बॉस होता है। अब वो याद करती है कि रात को उसकी क्लास रियूनियन पार्टी थी, जिसमें उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो काफ़ी सालों से सिंगल थी। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि ऊपर एक हैंडसम लड़का तुम्हारा वेट कर रहा है। अब जब वो ऊपर आती है तो उसे हमारा हीरो हान दिख जाता है और वो उसे ही वो लड़का समझ लेती है। उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि एक्चुअल में वो उसका बॉस है और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। तो अब वो चुपके से वहाँ से खिसकने लगती है, लेकिन उसके पास उसकी फ्रेंड का रिज्यूम होता है जो कि वहीं पर छूट जाता है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि तुम रात भर कहाँ गायब थी। जियांग बताती है कि पार्टी लेट नाइट तक चली तो मैं अपनी क्लासमेट के यहीं रुक गई थी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड लिन उससे अपने रिज्यूम के बारे में पूछने लगती है, तो वो चेक करने लगती है, लेकिन बैग में तो रिज्यूम होता नहीं है। तो वो कहती है कि कहीं खो गया है, जिस पर लिन उस पर गुस्सा करने लगती है। इधर हम जियांग के बॉस यानी हमारे हीरो हान को देखते हैं, जिसकी नज़र उस रिज्यूम पर पड़ती है और उस रिज्यूम को देखकर उसे लगता है कि शायद यही लड़की उसके साथ थी कल रात को, क्योंकि हान भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और उसे जियांग का फेस याद नहीं होता। इसलिए यहाँ पर वो असिस्टेंट को उस रिज्यूम वाली लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अब उसका असिस्टेंट तो काफ़ी हैरान होता है कि बॉस रात को किसी लड़की के साथ है, क्योंकि हान तो लड़कियों को अपने आसपास भी नहीं भटकने देता। नेक्स्ट सीन में जब जियांग ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उनकी सेक्रेटरी को फायर कर दिया और उसे जेल भिजवा दिया है, क्योंकि वो उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अब बेचारी जियांग तो घबराने लगती है कि क्या होगा अगर बॉस को पता चल गया कि मैंने उनके साथ नाइट स्पेंड की है। अब यहाँ पर हान मैनेजर लीना पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इस तरह की लड़की को कैसे हायर कर सकती हो। मैनेजर सॉरी कहने लगती है और कहती है कि मैं आपके लिए न्यू सेक्रेटरी हायर कर दूंगी। अब यहाँ पर जियांग हान की नज़रों से बचने के लिए चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन हान को उसके पास से रात वाली लड़की की तरफ फ्रेगनेंस आती है। तो वो उसे रोकता है और उसे पास बुलाता है, लेकिन वो तो अपना सर ही नहीं उठा रही होती, काफ़ी डरी होती है कि कहीं बॉस ने मुझे पहचान ना लिया हो। लेकिन हान उसे नहीं पहचान पाता। उसके कार्ड पे उसका नाम देखकर उससे पूछने लगता है उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। जब वो यूनिवर्सिटी का नाम बताती है तो वो उसे तुरंत ही अपनी सेक्रेटरी हायर कर लेता है, जो सुनकर मैनेजर कहने लगती है कि इसने तो 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। लेकिन हान उसे घूरने लगता है तो वो चुप हो जाती है। हान के जाने के बाद मैनेजर जियांग से कहने लगती है कि तुम बहुत ही लकी हो, लेकिन जियांग नहीं चाह रही होती कि वो हान के आसपास रहे और उसे पता चल जाए। इसलिए वो मैनेजर से कहने लगती है कि मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कैपेबल नहीं हूँ, किसी और कलीग को ये मौका दिया जाए। मैनेजर कहती कि तुम्हें पता भी है कि सेक्रेटरी की सैलरी कितनी है, 50,000 युआन, जो सुनकर तो वो तुरंत ही काम करने के लिए मान जाती है। अब जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है। अब वो अपने दोनों फ्रेंड्स जुन और लिन की भी हेल्प कर सकती है, इसलिए वो ये बताने के लिए अपनी फ्रेंड लिन को कॉल करती है, लेकिन लिन कॉल कट कर देती है क्योंकि उसके पास हान और उसका असिस्टेंट आया होता है। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि ये लीग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, जो सुनकर लिन का मुंह तो खुला ही रह जाता है कि इतना बड़ा आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। हान उससे पूछने लगता है कि क्या तुम लास्ट नाइट जिंग होटल में थे, लेकिन लिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कुछ बोल ही नहीं रही होती। और हान को लगता है कि शायद वो नर्वस है, इसलिए कहने लगता है कि मुझे रूम में तुम्हारा रिज्यूम मिला और रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर असिस्टेंट उसे 5 मिलियन का चेक देता है और हान उससे कहता है कि तुम मेरे घर में शिफ्ट हो सकती हो और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देता है और कहता है कि तुम 3 दिन में मुझे अपना डिसीजन बता देना। जिसके बाद हान यहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग आती है तो लिन उस बिजनेस कार्ड को छुपाने लगती है। अब जियांग बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे बताने लगती है कि मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी बढ़ गई है, तो अब मैं तुम्हारी भी हेल्प कर पाऊंगी। तो हम लोग जून को भी बुलाते हैं और सेलिब्रेशन के लिए चलते हैं। लेकिन लिन उसे बताती है कि अब मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ, जो सुनकर जियांग काफ़ी शॉक्ड होती है कि अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी जियांग की नज़र उस बिजनेस कार्ड पर पड़ती है, लेकिन लिन उसे देखने नहीं देती है और झूठ बोलने लगती है कि ये तो मेरे बॉस का कार्ड है, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है, मेरी 1 लाख सैलरी है और रहना खाना बिल्कुल फ्री। जियांग तो काफ़ी हैरान हो जाती है कि इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे मिल सकती है, वो भी बिना एक्सपीरियंस के। तुम तो अभी अभी ग्रेजुएट हुई हो, ज़रूर तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, मुझे कार्ड दिखाओ। लेकिन लिन कार्ड नहीं देखने दे रही होती और कहती कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हम दोनों सिस्टर की तरह है, तो तुम्हें मेरे लिए खुश होना चाहिए। लेकिन जियांग को फिर भी उसके लिए टेंशन हो रही होती है, तो लिन उसे टेंशन लेने से मना करती है। अब यहाँ पर लिन उससे जानबूझकर पूछने लगती है कि तुम तो तुम्हारे बॉस से ज़्यादा मिलती नहीं होगी। जियांग कहती कि हाँ, पहले तो नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब मुझे उनकी सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है। जो सुनकर तो लिन काफ़ी डर जाती है कि कहीं हान जियांग को पहचान ना ले। लिन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें 2 महीने ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो तुम्हें प्रमोशन कैसे मिल गया। लेकिन इसका जवाब तो जियांग के पास भी नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही हैरान थी कि उसके बॉस ने उसे क्यों सिलेक्ट किया। और फिर बहाने से पूछने लगती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बॉस बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तो क्या तुम उनसे अट्रैक्ट नहीं होती हो। जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लिन जियांग को हान से दूर रखने के लिए जानबूझकर कहने लगती है कि तुम्हारे बॉस का कैरेक्टर तो बहुत ही फ्लर्टी है, मैंने सुना है कि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लड़कियों को डेट करते रहते हैं, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहना। जियांग कहती कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं एक मामूली सी सेक्रेटरी और वो कहाँ इतने बड़े एम्पायर के प्रेसिडेंट, वैसे भी हमारा कोई मैच ही नहीं है, तो उनमें इंटरेस्ट लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुनकर लिन बड़ी खुश हो जाती है। अब रात को लिन चुपके से असिस्टेंट को कॉल करके बता देती है
कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मिस्टर हान के घर में शिफ्ट हो रही हूँ। जिसके बाद लिन मन में बोल रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना जियांग, लेकिन कोई भी लड़की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकती। जिसके बाद असिस्टेंट लिन को पिक करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर लिन की नेबर तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि लिन का बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा रिच है। नेबर उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब जियांग आती है तो वो नेबर उसे बताने लगती है कि लिन का एक बहुत ही रिच बॉयफ्रेंड है और उसका असिस्टेंट उसे पिक करने के लिए आया था। जियांग कहती कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा है लग्जरी कार में, उस कार का नंबर भी मुझे याद है, 888 था। ये बोलकर वो नेबर तो चली जाती है, लेकिन जियांग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि क्या सच में ही लिन का बॉयफ्रेंड है, और अगर ऐसा है तो वो मुझसे ये बात छुपा क्यों रही है। इधर जब लिन हान के घर पर पहुंचती है तो इतने बड़े घर को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। इधर जियांग जब ऑफिस पहुंचती है तो मैनेजर उसे डांटने लगती है कि तुम फर्स्ट डे ही लेट आई हो, लेकिन जियांग को नहीं पता होता कि सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए 1 घंटा पहले आना पड़ता है। अब यहाँ पर मैनेजर उसे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स देती है और 2 मिनट के अंदर अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाने के लिए कहती है। इसलिए वो जल्दी से भाग कर जाती है, लेकिन तब तक एलिवेटर बंद हो जाता है, जिस पर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी हान एलिवेटर का गेट ओपन करता है, लेकिन जियांग तो उसे देखकर डर जाती है और डरते हुए लिफ्ट के अंदर जाती है। यहाँ पर जियांग हान को ही देखे जा रही थी। हान कहता है गुड लुकिंग ना, तो वो कहती है कि हाँ, लेकिन फिर सही हो जाती है। हान कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हें सेक्रेटरी की पोस्ट क्यों दी है। वो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किस तरह के लोगों से नफरत करता हूँ। तो वो कहने लगती है कि आप टेंशन मत लो, मुझे आपको लेकर कोई वैसे थॉट्स नहीं है, और वैसे भी मैं आपको एक मैन की तरह नहीं देखती हूँ। जो सुनकर गुस्से में वो उसके क्लोज जाने लगता है। वो समझ जाती है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो कहने लगती है कि मेरा मतलब है कि मैं आपको हमेशा लीडर की तरह देखती हूँ। अभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। इधर हान ऑफिस में भी उसी बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे मीटिंग के बारे में बताने लगता है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं मैन की तरह नहीं दिखता हूँ। वो कहता है कि आपसे ये किसने कह दिया, आप तो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलाइन हैं। इधर जियांग को अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जाना होता है, लेकिन तभी मैनेजर आकर उसे काम दे देती है कि तुम्हें जाकर मिस्टर हान को पिक करना है। साथ ही जियांग को यहाँ पर पता चलता है कि हान की गर्लफ्रेंड भी है और वो जल्दी उससे शादी करने वाला है। जियांग शॉक्ड होती है कि क्या मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड भी है। मैनेजर कहती है कि मिस्टर हान पहली बार किसी को अपने घर पर लेकर आए हैं, तो ज़रूर वो उनकी गर्लफ्रेंड ही होगी। अब जियांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके बॉस की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसने उसके साथ नाइट स्पेंड किए। अब यहाँ पर जियांग की नज़र हान की गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाती है, जिस पर 888 था। तो वो उस नेबर की बात को याद करने लगती है और सोचती है कि कहीं लिन ही तो मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिन तो बॉस को जानती तक नहीं है। जिसके बाद जियांग के पास उसके फ्रेंड जून की कॉल आती है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रह गई। वो अपने बॉस की बुराई करने लगती है कि है ना मेरा खड़ूस बॉस, जिसे कि मुझे पिक करने आना पड़ा। जैसे ही वो हान को आते हुए देखती है तो तारीफें करने लगती है कि मेरे बॉस बहुत ही हैंडसम है और उनके काम का तो जवाब नहीं है, और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ही स्ट्रांग है। बेचारे जून को तो समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक इसे क्या हो गया। जब जियांग बाहर निकलती है तो हान कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि सेक्रेटरी जियांग के 2 चेहरे हैं, क्योंकि कल तो वो कुछ और कह रही थी और आज कुछ और। जिसके बाद यहाँ पर हान के क्लाइंट्स आते हैं और उन्हें पता होता है कि जियांग हान की सेक्रेटरी है, तो कहने लगते हैं कि आपकी सेक्रेटरी का फिगर तो काफ़ी अच्छा है, क्या आज रात के लिए आप इसे हमें दे सकते हैं। और वो जियांग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हान उन्हें ऐसा करने से रुकता है और उनके साथ अपने कॉपरेशन को भी कैंसिल कर देता है। अब जियांग भी उन लोगों को मारने के लिए जाती है, लेकिन हान उसे रोक लेता है। अब कार में हान को काफ़ी अजीब फील हो रहा था, लेकिन जियांग को लग रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट शायद बॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। एक्चुअल में हान ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसे वॉमिट होने लगती है, लेकिन सारा ब्लेम बेचारी जियांग पर डाल देता है कि तुम्हें ढंग से कार चलाना नहीं आती, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पर जियांग उससे कहने लगती है कि मेरे जैसे एक मामूली सी सेक्रेटरी के लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है, जो सुनकर जियांग को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि एक डॉग को सिर्फ उसका मालिक ही मार सकता है, जो सुनकर तो जियांग को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर हम लिन को देखते हैं, जो कि हान को सीड्यूस करने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि हान को जियांग लेकर आई है, तो वो छुप जाती है। इधर जैसे तैसे जियांग उसे सोफा पर लेटाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हान उसे अपने क्लोज खींच लेता है और उसे जियांग उस रात वाली लड़की की तरह लग रही होती है, इसलिए उसे जाने से मना कर रहा होता है। वो कहती कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और जाने लगती, लेकिन वो तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता, इसलिए वो उसको बाइट कर लेती है और वहाँ से भागने लगती। जिसके बाद लिन आकर फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे रोककर पूछने लगता है कि अचानक से तुम्हारी फ्रेगनेंस चेंज कैसे हो गई। तो वो कहती है कि मैंने न्यू सावर जेल यूज़ किया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे खुद से दूर हटा देता है और कहता है कि मेरी परमिशन के बिना मेरे क्लोज आने की कोशिश भी मत करना। अब लिन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जियांग पर, और वो जियांग को मैसेज करके नेक्स्ट डे डिनर पर आने के लिए कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान बोल रहा होता है कि वो लड़की डॉग है क्या जो मुझे बाइट कर लिया। एक्चुअल में वो समझ रहा होता है कि लिन ने उसे किस किया था। जिसके बाद लिन हान को पटाने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। नेक्स्ट सीन में जियांग की कलीग से उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है,
लेकिन वो कहती है कि कल तो मुझे किसी और के साथ डिनर पर जाना है। एक्चुअल में वो जुन और लिन के साथ डिनर पर जाने वाली थी। अब यहाँ पर उन लड़कियों को लग रहा होता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली है, तो पूछने लगती है कि क्या वो हैंडसम है। जियांग भी बोल देती है कि हाँ वो हैंडसम तो है। ये सारी बातें हान भी सुन रहा होता है और उससे तो बहुत ही जेलसी हो रही होती है और उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है। यहाँ पर असिस्टेंट उससे पूछने लगता है कि क्या आपको मिस लिन के लिए गिफ्ट लेना है। तभी हान की नज़र जियांग के बैग पर जाती है कि उसका बैग टूट चुका है। यहाँ पर वो जियांग को बहुत ही गुस्से में ऑफिस आने के लिए कहता है। अब ऑफिस में जियांग देखती है कि जो उसने हान को बाइट कर लिया था उसका निशान है, तो सोचने लगती है कि कहीं इन्होंने मुझे कंपनसेट करने के लिए तो नहीं बुलाया है, और सोचने लगती है कि कल तो इन्होंने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया था, तो मैं इन पर हैरेसमेंट का केस भी नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो हान के कुछ बोलने से पहले ही कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हान तो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या बकरी है, जिसके बाद हान उसे कल तक बिजनेस प्लान सबमिट करने के लिए कहता है। एक्चुअल में वो नहीं चाह रहा होता कि जियांग किसी के भी साथ डिनर पर जाए। यहाँ पर जियांग कहने लगती है कि अभी तो मैंने सही से रिसर्च नहीं की है, तो मैं कल तक कैसे सबमिट कर सकती हूँ। लेकिन हान तो उसे रिजाइन करने की धमकी देने लगता है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं कल तक अपना काम कर दूंगी, और जाने लगती है। और उसे हान पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हान उसे फिर से आवाज़ देता है, तो वो फेक स्माइल के साथ उसे रिस्पॉन्ड करती है। हान को लिन के लिए गिफ्ट लेना था, तो वो जियांग को साथ में चलने के लिए कहता है। जियांग समझ जाती है कि इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेना होगा, तो वो हाँ बोल देती है। यहाँ पर हान लिन के लिए सैंडल्स खरीदता है और देखता है कि यहाँ पर जियांग भी एक बैग को देख रही है, तो वो उसे भी पैक करने के लिए कहता है। जो देखकर जियांग सोचने लगती है कि अमीर लोग कितना फालतू खर्चा करते हैं। जिसके बाद हान वो बैग जियांग को देता है, लेकिन जियांग लेने से मना कर देती है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन वो जानबूझकर कहता है कि मैं खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहता। वो कहती है कि मैं बस इस बैग को चेक कर रही थी, इससे आपको एम्बेरसमेंट फील हो रही है। लेकिन वो तो उसे बैग थमा कर चले जाता है और जियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये कितना खड़ूस है। जिसके बाद जियांग उससे कहने लगती है कि कहीं आप इस बैग का प्राइस मेरी सैलरी से डिडक्ट तो नहीं करने वाले। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही बकबक करती रही ना तो ज़रूर डिडक्ट कर लूँगा। जो सुनकर तो वो तुरंत ही अपनी बोलती बंद कर लेती है। तभी वो देखती है कि उसका फ्रेंड जून रास्ते में हाई करने लगती है और वो हान को कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। लेकिन हान को तो बहुत ही जेलसी हो रही होती है और उससे कहने लगता है कि कल तक तुम्हें अपने बिजनेस प्रपोजल को सबमिट करना है और तुम अपने फ्रेंड के साथ टाइम पास करना चाहती हो। वो कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं कल तक अपने काम को पूरा कर दूंगी, और काफ़ी खुश होकर अपने फ्रेंड के पास चली जाती है। और उन दोनों को साथ में देखकर हान तो बहुत ही जल भुन रहा होता है, इसलिए गुस्से से वहाँ से चले जाता है। इधर जून जियांग के लिए गिफ्ट लेकर आया होता है, लेकिन देखता है कि उसके पास ऑलरेडी गिफ्ट है। वो कहती कि ये मेरे बॉस ने गिफ्ट किया है ताकि वो खुद को एम्बेरस होने से बचा सके। यहाँ पर जून लिन के बारे में पूछने लगता है, तो जियांग कहती है कि तुम उसे कॉल कर लो। इधर लिन तो इतने महंगे गिफ्ट को देखकर कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। तभी इसके पास जून की कॉल आती है, उसे डिनर के लिए बुलाता है और कहता है कि जियांग का प्रमोशन हो गया है, तो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि हर कोई जियांग जियांग करता रहता है, अब इन लोगों से पीछे छुड़ाने का टाइम आ गया है। जिसके बाद डिनर पर जियांग जून से अपने बॉस की बुराइयां कर रही होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है। जून कहते कि तुम रिज़ाइन क्यों नहीं कर देती, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन जियांग कहने लगती है कि वैसे तो मेरे बॉस बहुत अच्छे आदमी हैं, जब तक वो अपने मुंह को बंद रखें। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बहुत ही रिच और सुंदर सी लड़की आ रही है जिसे कि सब देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जियांग उसकर बताने लगती है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि मेरे बॉस ने भी सेम ऐसे ही उनकी गर्लफ्रेंड के लिए लिए हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो तो उनकी फ्रेंड लिन है। वो लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही बदल गई हो, बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो। अब यहाँ पर लिन तो कुछ ज़्यादा ही इतरा रही होती है। जियांग उससे पूछने लगती है कि तुमने हमें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया, हो सकता है वो कोई फ्रॉड हो, क्योंकि कोई भी किसी पर इतने ज़्यादा पैसे ऐसे ही क्यों उड़ाएगा। तो लिन उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें जेलसी हो रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा रिच है और मुझे ना तुम लोगों जैसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। जून उसे समझाने लगता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे तो उन लोगों से पीछे छुड़ाना था। लेकिन बेचारी जियांग अभी भी उसकी फिक्र कर रही होती है और वो जून के साथ उसके पीछे जाती है और देखती है कि लिन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है और साथ ही चैट ग्रुप को भी छोड़ दिया है। जून कहने लगता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बाद में हम लोग उसे मना लेंगे। तभी जियांग उस एरिया को नोटिस करती है कि यहीं पर आसपास मेरे बॉस भी रहते हैं। अब तभी हान की कार उधर से आ रही होती है और कहीं जियांग की टक्कर न हो जाए, इसलिए जून उसे अपने क्लोज खींच लेता है। लेकिन इन दोनों को साथ में देखकर हान को तो बहुत ही जेलसी होती है। ऊपर से असिस्टेंट कहता है कि लगता है कि जियांग यहाँ पर इस लड़के के साथ डेट पर आई है। जो सुनकर तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और जानबूझकर जियांग को प्रोजेक्ट से रिलेटेड घर पर बुलाने के लिए कहता है। असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है कि इन्हें अचानक से क्या हो गया, लेकिन फिर वो उसे कॉल करता है और कहता है कि प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मिस्टर हान ने तुम्हें घर पर बुलाया है। वो कहती कि अभी टैक्सी अवेलेबल नहीं है, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि हम कार भिजवा देंगे। अब जियांग जून को बताती है कि प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ आ गई है, तो मुझे बॉस के घर पर जाना होगा। लेकिन जून उसे मना करने लगता है कि तुम्हें इतनी रात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन तभी कार आ जाती है और उसे जाना पड़ता है और जून को बहुत ही बुरा लगता है, जो देखकर क्लियर समझ में आ रहा होता है कि वो जियांग को पसंद करता है। इधर लिन फिर से हान को पटाने की कोशिश कर रही होती है और उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू भी बोलती है, लेकिन हान तो जियांग का वेट कर रहा होता है। अब जैसे ही लिन को पता चलता है कि जियांग आने वाली है, तो वो जल्दी से छुपने लगती है। लेकिन जियांग उसे पीछे से देख लेती है और उसके ड्रेस को देखकर सोचने लगती है कि अच्छा, तो मिस्टर हान को ऐसी सेक्सी लड़कियां पसंद है। जिसके बाद हान जियांग पर प्रोजेक्ट को लेकर
गुस्सा करने लगता है तो बेचारी उसे चेक करने लगती है। अब जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये खड़ूस हर टाइम काम करवाते रहता है, जो देखकर हान कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सेक्रेटरी जियांग ओवर टाइम करके खुश नहीं है, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारी अच्छी चीज़ों को बिगाड़ दिया है। जिस पर वो हाँ बोल देती है तो हान उसे गुस्से से देखने लगता है, तो फिर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ओवर टाइम करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसके पैसे जो मिलेंगे। लेकिन हान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो वो धीरे से कहती है कि ये प्रोजेक्ट ही बिगड़ जाए। तो वो कहता है कि मुझे सब सुनाई दे रहा है, और फिर कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ कुछ ज़्यादा ही मैसी है। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि कहीं बॉस को वो रात वाली इंसिडेंट याद तो नहीं आ गई जो ऐसा बोल रहे हैं। तभी यहाँ पर मैड आकर बताती है कि मिस लिन के पेट में दर्द हो रहा है, चला जाता है। बेचारी जियांग को तो समझ नहीं आ रहा होता कि आज बॉस ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। लिन हान के सामने बड़ी ही इनोसेंट बन रही होती है और उससे कहने लगती है कि मैं बचपन से ऑर्फनेज में रही हूँ, मेरी लाइफ में मुझे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है, और उसे अपने पास रुकने के लिए कहती है। लेकिन हान उसे खुद से दूर कर देता है, तो वो नौटंकी करने लगती है कि उस रात मेरा फर्स्ट टाइम था और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे और कोई उम्मीद मत करना, और अगर तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें एज अ कंपनसेशन एक्स्ट्रा 5 मिलियन दे दूंगा। जिसके बाद हान को बताती है कि जियांग जा चुकी है, और इधर लिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि मैं जियांग को अपनी चीज़ों को नहीं लेने दूंगी। नेक्स्ट सीन में हान जियांग के बिजनेस प्लान की काफ़ी तारीफ करता है। साथ ही उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, तो वो मैनेजर से कहता है कि तुम इस बारे में जाकर जियांग को इन्फॉर्म कर दो। अब मैनेजर को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर बॉस उस जियांग को इतना भाव क्यों देते हैं। तभी यहाँ पर लिन पहुँच जाती है। लिन को समझ आ जाता है कि मैनेजर भी जियांग को पसंद नहीं करती है, इसलिए उसे जानबूझकर कहने लगती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर हान तुम्हारी पोजीशन को रिप्लेस करके जियांग को देने वाले हैं, और कहती है कि वो जियांग मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और मैनेजर को जियांग के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही भड़काती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इसलिए वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हान जियांग के साथ क्लब पहुँचता है, जहाँ पर उसे अपने क्लाइंट से मिलना था, और उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि उसका फ्रेंड चैंग होता है। अब चैंग को पता होता है कि हान ने नशे में किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी, तो वो जियांग की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या यही सिस्टर इन लॉ है, लेकिन हान कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है। तो यहाँ पर चैंग जियांग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसे रोक देता है। जिसके बाद चैंग दोनों को ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन जियांग यहाँ पर हान को ड्रिंक करने से मना कर देती है। तो हान कहने लगता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा ड्रिंक करके तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। जियांग कहती कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो मैं कुछ गलत कर दूंगी। तो चैंग कहने लगता है तो फिर ये 8 लाख की वाइन पिएगा कौन। अब जब जियांग को पता चलता है कि वो इतनी महंगी वाइन है, तो वो तो तुरंत ही पीने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद तो जियांग और चैंग दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और बेचारा हान बस दोनों को बर्दाश्त किया जा रहा था, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त की हद हो जाती है, और वो जियांग को और ज़्यादा ड्रिंक करने से मना करता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन जियांग तो काफ़ी ज़्यादा नशे में होती है, उसके क्लोज जाने लगती है और कहती है कि अरे तुम तो वही हैंडसम बॉय हो, और लास्ट टाइम तो मैं तुम्हें पे करना भूल ही गई थी। जो सुनकर हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि पता नहीं ये किस लड़के के साथ थी, और कहता है कि तुम सही से देख लो कि मैं हूँ कौन। तो जियांग भी उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगती है, और देखने के बाद कहती है कि अरे हाँ तुम वही हैंडसम बॉय हो, और उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। जिसके बाद दोनों रूम में जाते हैं। जिसके बाद जब मॉर्निंग में जियांग उठती है तो खुद को देखकर सोचने लगती है कि क्या मैंने फिर से कांड कर दिया। वहाँ पर हान शावर लेके आता है। जियांग उससे पूछने लगती है कि क्या लास्ट नाइट हमारे बीच कुछ हुआ था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, उल्टा पूछने लगता है कि अभी तुम इतनी अलग कैसे दिख रही हो। एक्चुअल में उसने ग्लासेस नहीं लगाए थे, इसलिए वो उसे अलग लग रही होती है, और वो उसे उसी रात वाली लड़की की तरह लग रही होती है, इसलिए उसके क्लोज उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन वो जल्दी से अपने ग्लासेस पहन लेती है, तो वो उसे सॉरी बोलकर जाने लगता है। लेकिन वो उससे फिर से पूछने लगती है कि लास्ट नाइट हमारे बीच में कुछ हुआ था, और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो हान कहने लगता है कि तुम इतना गिल्टी फील क्यों कर रही हो, और जो तुमने रात को किया तुम उसे इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हो। जियांग देखती है कि दोनों के कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उसे याद आता है कि वो रात में नशे में उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आगे कुछ होता उससे पहले ही वो हान के ऊपर वॉमिट कर देती है। इसलिए अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, और हान से कहने लगती है कि मैं आपको नए कपड़े खरीद कर दे दूंगी। लेकिन हान जब उसे उनकी प्राइस बताता है तो कहने लगती है कि मैं आपको धोकर दे दूंगी, लेकिन वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उसे ऑफिस चलने के लिए कहता है। जिसके बाद चैंग जियांग के पास बात करने के लिए आता है और उसे पीछे पर ऐड होने के लिए कहता है, लेकिन बीच में हान रोक देता है। तो चैंग कहने लगता है कि मेरी कंपनी में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और मुझे सेक्रेटरी जियांग की हेल्प लग सकती है, बस इसीलिए मैं नंबर ले रहा हूँ। और वो जियांग को ऑफर करने लगता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें डबल पे करूँगा। तो वो उसे अपनी सैलरी बताने लगती है, लेकिन उससे पहले ही हान कहता है कि जियांग की सैलरी 1 लाख युआन है। जो सुनकर तो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, और चैंग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि जियांग की इतनी ज़्यादा सैलरी है। और वो जियांग से कहने लगता है कि मैं पहले पैसे सेव कर लूँ, तब तक तुम मेरा वेट करना। और वो उठकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद जियांग हान से कहने लगती है कि आपने मेरी सैलरी को लेकर चैंग से झूठ क्यों कहा। तो वो कहता है कि मैं पैसों को लेकर मजाक नहीं करता हूँ, सच में ही तुम्हारी ये सैलरी होने वाली है। लेकिन जियांग को तो उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता। फिर हान कहने लगता है कि आज तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन पार्टी होने वाली है, क्योंकि आज तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया।
जो जानकर जियांग काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद सारे कलीग्स उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया। फिर जियांग को कुछ अजीब सा फील होता है तो एक कलीग कहने लगती है कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, क्योंकि ऐसा तो प्रेगनेंसी में ही होता है। जरूर तुम किसी को डेट कर रही हो ना और जल्दी शादी करने वाली हो ना। लेकिन जियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उन लोगों की बातें सुन सुनकर हान को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में जियांग हॉस्पिटल पहुंचती है और सोच रही होती है कि कहीं मैं सही में तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जब रिपोर्ट आती है तो वो सच में ही 6 वीक प्रेग्नेंट होती है। इधर हान को पता चल गया था कि मैनेजर ने ही जियांग को फ्रेम करने की कोशिश की थी, इसलिए वो मैनेजर को बुलाता है। उससे कहता है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ लेकिन आगे से नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद चैंग जियांग से मिलने के लिए आता है, उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है और कहने लगता है कि मैं जियांग से मिलने के लिए आया था लेकिन वो तो हॉस्पिटल चली गई। तो हान कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो हॉस्पिटल गई है, और वो देखता है कि उसने उसे वीचेट पर ऐड कर लिया है, जो देखकर उसे बहुत ही जलन होती है। इधर बेचारी जियांग कंफ्यूज होती है कि उसे बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। वो इसी सोच में होती है तभी यहाँ पर हान आता है और उससे इसकी कंडीशन पूछने लगता है। तो जियांग कहती कि मैं ठीक हूँ और उसे झूठ बोल देती है कि मेरे स्टमक में थोड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हान को चैंग से काफ़ी जेलसी हो रही होती है कि वो जियांग के लिए कॉफ़ी लेकर आया था, इसलिए वो उससे गुस्से में कहने लगता है कि तुम्हारा पेट खराब है फिर भी तुम कॉफ़ी पीती रहती हो। अब जियांग सोचने लगती है कि क्या मैं बॉस को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूं, लेकिन बेचारी हिम्मत ही नहीं कर पाती। हान उसे ड्रॉप करता है तो उसे पता चलता है जियांग भी उसी बिल्डिंग में रहती है जहाँ पर लिन रहा करती थी, तो उसे डाउट होता है। इसलिए वो अपने भाई को कॉल करके फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए कहता है। इधर जियांग जब घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर ऑलरेडी जून आया हुआ था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जियांग की तबीयत ठीक नहीं है और उसने उसके लिए काफ़ी कुछ बनाया होता है। यहाँ पर जून उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हें कोई ड्रॉप करने आया था। लेकिन वो बताती है कि वो मेरे बॉस थे। जिसके बाद फिर से जियांग का मन अजीब सा हो रहा होता है और यहाँ पर जून उसका काफ़ी ख्याल रख रहा होता है। यहाँ पर वो उसके लिए रिंग लेकर आया होता है और जाकर रिंग के साथ उससे प्रपोज करने लगता है और कहता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही टाइम से पसंद करते हुए आ रहा हूँ। लेकिन जियांग उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर वो तो शॉक्ड ही हो जाता है और कहने लगता है कि तुमने अभी तो कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि सच में मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। जिस पर जून काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि मुझे बताओ कि वो आदमी कौन है जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तो जियांग उसे शांत कराती है और बताती है कि किसी ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं नशे में कैसी हो जाती हूँ। मैंने ही नशे में गलती से किसी के साथ नाइट स्पेंड कर ली, लेकिन मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ, क्योंकि इस सब में इसकी तो कोई भी गलती नहीं है ना। जो सुनकर जून उसके लिए काफ़ी परेशान होता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। जो सुनकर जियांग काफ़ी खुश होती है कि मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है। अब बेचारा जून तो उस रिंग को ही देखे जा रहा था और यहाँ पर फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुछ टॉक्सिक गैस रिलीज होने की वजह से जियांग नहाते टाइम बेहोश हो गई थी और वहाँ पर जून ने उसकी जान बचाई थी। लेकिन वो लिन से कहता है कि जब उसे होश आए तो तुम कह देना कि मैंने जान बचाई है, क्योंकि जून नहीं चाह रहा होता कि जियांग को उसके सामने एम्बेरस फील हो। नेक्स्ट सीन में जून लिन को कॉल करके जियांग की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जो जानकर तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। लेकिन जून उससे कह रहा होता है कि अब तुम अपना गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि जियांग को तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन ये जाने के बाद तो लिन को जियांग पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसके पास मैनेजर की कॉल आती है, जो बताती है कि मैंने जानबूझकर जियांग को बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कहा है। जो सुनकर तो लिन के दिमाग में कुछ और ही प्लान चलने लगता है कि वो किस तरह से जियांग को रास्ते से हटा सकती है। इधर हान ऑफिस में जियांग का वेट कर रहा होता है और उसे कॉल करके कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ 2 डेज़ का ऑफ दिया था और आज भी तुम ऑफिस आने में लेट हो गई हो। जियांग कहती कि मैं कोई लेट नहीं हुई हूँ, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ। मैनेजर लीना ने मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए कहा है। ये जाने के बाद तो हान तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने लगता है। जियांग उसे कहने लगती है कि मैं खुद एक क्लाइंट को हैंडल कर सकती हूँ, तो आप मेरे साथ किस लिए आए हैं। तभी अचानक फिर से उसे वॉमिट फील होने लगती है, तो वो कार रोकने के लिए कहती है। यहाँ पर हान उसकी केयर कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही है। तभी यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है कुछ बेचने के लिए, और यहाँ पर वो जियांग को सिस्टर बोल रही होती है और हान को अंकल बोल रही होती है। तो हान उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारी सिस्टर और मैं तुम्हारा अंकल कैसे हो गया, और उसे पेमेंट करने लगता है। यहाँ पर जियांग उस बच्ची को ही देखे जा रही थी, जो देखकर हान उससे कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सेक्रेटरी जियांग को बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो कहती कि हाँ बच्चे कितने क्यूट होते हैं, और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। लेकिन हान कहने लगता है कि बच्चे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं, जिनके रिटर्न का कोई भरोसा नहीं होता। वो कहती कि कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वो कहता है कि मान लो अगर तुम्हारा कोई सा बच्चा शैतान निकल गया तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। वो पूछती है कि क्या आप कभी बच्चा नहीं करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि मेरा तो ऐसा ही प्लान है। जो सुनकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि क्या पता कोई लेडी अपने बच्चे के साथ आ जाए और कह दे कि वो आपका बच्चा है। वो कहता है कि ऐसी तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई आ भी गई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं किसी दूसरे के बच्चे को नहीं पाल सकता हूँ। जो सुनकर तो जियांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। होता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो। लेकिन वो कहती है कि आप तो मेरे बॉस हैं, मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, आप तो मुझे सैलरी देते हैं। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब जियांग तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है।
एक्चुअल में ये काम लिन का होता है। उसी ने जियांग को मारने के लिए कार के ब्रेक फेल करवा दिए थे। उसे इस हालत में देखकर वो काफ़ी घबरा रही होती है और उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है। और डॉक्टर उससे कहता है कि मेंटली प्रिपेयर रहना, जो सुनकर तो बेचारी और भी ज़्यादा घबराने लगती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं पेशेंट को नहीं बचा पाया। और यहाँ पर जियांग बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ आप उठ जाओ, मैं आगे से कभी भी आपसे गुस्सा नहीं होंगी। लेकिन तभी उसे हान की आवाज़ आती है और यहाँ पर हान बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन जियांग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि हान उसके सामने है। वो उसे पूरा घुमा फिरा के देख रही होती है और एक्चुअल में वो बंदा किसी और का डैड होता है जिसे कि उसने हान समझ लिया था। जिसके बाद जियांग हान की काफ़ी केयर कर रही होती है। तो हान उससे पूछने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे दिल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। अब जियांग को तो काफ़ी अजीब फील होने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनकर वो खुश होने लगता है, लेकिन वो कहती है कि अगर आपको कुछ हो गया तो कंपनी का क्या होगा। जो सुनकर वो कहता है कि अच्छा तो मैं इसलिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूँ। वो कहती है कि हाँ वैसे भी हमारा सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का रिलेशन है। जो सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद हान के पास उसके असिस्टेंट है जो कि सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात करने लगता है। इधर लिन हान के घर पर बड़े ही मजे मारी होती है। तभी उसे कॉल आती है और पता चलता है कि जियांग बच गई है। ये जानकर उसके मजे खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन हान से मिलने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर जियांग उसे देख लेती है तो वो नाटक करने लगती है कि मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ और लास्ट टाइम के बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगने लगती है। और बेचारी जियांग तुरंत ही पिघल जाती है। लिन कहने लगती है कि मुझे जून ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिसके बाद वो उससे पूछने लगती है कि क्या बच्चे के डैड को इस बारे में पता है। जियांग कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही इसे संभालना चाहती हूँ। लेकिन लिन तो चाह रही होती है कि वो बच्चे को अबॉर्ट करवा दे, इसलिए कहने लगती है कि तुम अकेले इसे नहीं संभाल पाओगी। लेकिन वो कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग हान के साथ खाना खा रही होती है और यहाँ पर वो जून के बारे में बातें कर रही होती है। जो सुनकर हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि मुझे भूख नहीं है। और वो अपने और जून के बारे में बताने लगती है कि हम लोग ऑर्फनेज में पले बड़े हैं और वहाँ पर हमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मिलती थी, इसीलिए हम दोनों ही काम किया करते थे ताकि पैसे कमा सकें। और मैंने तो अपनी ट्यूशन फीस भरने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम किया है जहाँ पर हमें डेली बेसिस पर पैसे मिलते थे। जो सुनकर हान कहने लगता है कि कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जिसने तुम्हें इतना सफ़र होने दिया। वो कहती है कि जून मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस फ्रेंड है और वैसे भी अभी तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ है। नेक्स्ट सीन में जियांग को ठंडी लग रही होती है तो हान उड़ाने के लिए आता है, लेकिन इतना क्लोज आकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी जियांग की भी आंखें खुल जाती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। जियांग जाने की कोशिश करती है लेकिन हान उसे जाने नहीं देता और फिर से किस करने लगता है। लेकिन जियांग खुद को छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर हान सोच रहा होता है कि सीसीटीवी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से उसे पता नहीं चल पाया कि उस रात को कौन उसके साथ थे। लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उस रात शायद जियांग ही उसके साथ थी। और इधर जियांग सोच रही होती है कि मैं बॉस के पैर में नहीं पड़ सकती क्योंकि उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए जियांग उसके लिए एक छोटे से स्टोर से कपड़े खरीद कर लाती है जो कि हान को काफ़ी पसंद आते हैं और उसे पहनकर दिखाता है। जियांग कहती है कि आप इसमें काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट और चेंग उससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर चेंग जियांग से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हान उसे रोक देता है। चेंग देखता है कि जियांग का मोबाइल टूट गया है तो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। लेकिन हान कहता है कि मैं अपने सारे एम्प्लॉय को न्यू फ़ोन गिफ्ट करने वाला हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर असिस्टेंट कहने लगता है कि क्या आप श्योर हैं, क्योंकि हमारी सारी कंपनीज़ को मिलाकर 1000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। हान कहता है कि हाँ। चेंग सोचने लगता है कि कहीं ये सठिया तो नहीं गया है, इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहा है। जिसके बाद जब हान घर पर पहुंचता है तो यहाँ पर लिन फिर से उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन हान उसे दूर हटाने लगता है। वो कहने लगती है कि तुम सेक्रेटरी जियांग को पसंद क्यों करते हो और उसे मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हो। लेकिन हान है कि तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, तुम भूलो मत कि तुम्हें यहाँ से निकाल भी सकता हूँ। जो सुनकर तो वो तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में चेंग अपने कपड़े दिखाकर हान से पूछ रहा होता है कि ये कैसे लग रहे हैं। वो कहता है कि बहुत ही घटिया। चेंग बताता है कि ये सेक्रेटरी जियांग ने दिलाया है। जो सुनकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और पूछने लगता है कि उसने तुम्हें क्यों दिलाया। चेंग बताता है कि उसने मेरे कपड़ों पर कॉफ़ी गिरा दी थी और कहते हैं कि तुम जेलस हो रहे हो ना कि तुम्हारे आउटफिट से मेरा आउटफिट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हान सो करने लगता है कि ये वाले कपड़े भी जियांग ने ही दिलाए हैं और तुम्हारे कपड़ों से मेरे कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, जिससे कि चेंग को बहुत ही जलन होती है। लेकिन हान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद हान टेस्ट पर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देख लेता है। तभी यहाँ पर जियांग आती है और रिपोर्ट को दिखाकर उससे पूछने लगता है कि ये सब क्या है। वो कहती है कि ये मेरा प्राइवेट मैटर है और मैं आपको बताना ज़रूर नहीं समझती। हान कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। और पूछता है कि क्या ये जून का बच्चा है। लेकिन जियांग मना कर देती है। तो वो पूछता है कि तो फिर इसका फादर कौन है। लेकिन जियांग कहती है कि आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है। हान को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि अच्छा तो फिर ये बच्चा चेंग का है। जियांग कहती है कि ये सब तुम कैसे बोल सकते हो और आपको मेरे प्राइवेट मैटर में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हान को तो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारे चाइल्ड का फादर कौन है, तुम इतनी सेमलेस कैसे हो सकती हो। जो सुनकर जियांग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और उसे चाटा लगा देती है।
और गुस्से में अपनी जॉब से भी रिज़ाइन करके वहाँ से चली जाती है। अब सारे एम्प्लॉयज़ कान लगाकर सारी बातें सुन रहे होते हैं और मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर लिन को कॉल करके बता देती है कि सेक्रेटरी जियांग ने रिज़ाइन दे दिया है और पता नहीं उसने किसके बच्चे को कैरी किया है, इसीलिए बॉस से उसकी लड़ाई हो गई। जो सुनकर लिन तो डर जाती है कि हान को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया है। घर आकर जियांग को तो हान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोचती है कि अब मैं नई जॉब ढूंढूंगी। तभी यहाँ पर लिन उससे मिलने के लिए आती है और साथ ही काफ़ी सारे सप्लीमेंट और गिफ्ट वगैरह लेकर आई होती है। बेचारी जियांग तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि लिन उसके बच्चे के बारे में इतना सोचती है। वो लिन को बताने लगती है कि आज मेरी बॉस से फाइट हो गई, इसलिए मैंने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। अब लिन जियांग के बच्चे को मारना चाह रही होती है, इसीलिए उसे मेडिसिन खाने के लिए देती है, विटामिन सी की बोलकर, और जियांग उसे खा भी लेती है। इधर हान काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और बेचारा चैंग उसे खुश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने गम में डूबा था। यहाँ पर चैंग उससे कहने लगता है कि तुम सेक्रेटरी जियांग को मुझे दे दो और तुम देवदास बने रहो। जो सुनकर भी वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। चैंग उससे कहने लगता है कि अगर तुम जियांग को पसंद करते हो तो पास्ट की बातों को भूल जाओ, और वैसे भी मैंने देखा है कि जियांग काफ़ी अच्छी लड़की है। हान कहता है कि मैंने अपनी आंखों से उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी और उसने खुद भी सब कुछ एडमिट किया है। चैंग कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो उसकी प्रेगनेंसी से तुम्हें क्या लेना देना, और वैसे भी कंपनी में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर चैंग चुपके से हान के मोबाइल से जियांग को मैसेज कर देता है। इधर असिस्टेंट लिन को कॉल करता है और बताता है कि बॉस ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है, आपको उन्हें संभालने के लिए आना चाहिए, और उसे क्लब का एड्रेस सेंड करता है। अब जियांग और लिन दोनों एक ही टाइम पर उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर जियांग लिन को देख लेती है और चाहती है कि यही मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड है। तो वो लिन से पूछने लगती है कि तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया कि तुम ही हान की गर्लफ्रेंड हो। लिन कहने लगती है कि हान मुझे पसंद करता है और वही मुझे अपने घर पर लेकर गया था, और तुम मुझे बार बार कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, और मैंने सोचा कि जब मैं और हान शादी करने जाएंगे तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगी, और शायद तुम भूल गई हो कि मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर तुम्हारी जान बचाई थी। जो सुनकर बेचारी जियांग वापस जाने लगती है, तभी उसकी नज़र जियांग पर जाती है। तो वो जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। हान जियांग के लिए काफ़ी परेशान हो रहा होता है और उसे होश में आने के लिए कहता है कि आगे से मैं तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारे पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों ही हेल्दी रहे, और मैं इसे अपना बच्चा समझकर ही प्यार करूँगा। अब उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और उसने काफ़ी सारे एक्सपर्ट को जियांग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बुलाया होता है, लेकिन हान को अभी भी उसकी काफ़ी फिक्र हो रही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर डॉक्टर आती है तो हान उसे बच्चे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, ये बस नॉर्मल पीरियड्स हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जियांग ने गलती से किसी और के ही सैंपल को उठाकर टेस्ट करवा लिया था, इसीलिए ये सब गड़बड़ हुई। जब जियांग को होश आता है तो उसे भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर बताती है कि तुमने कोई मेडिसिन ली होगी जिससे तुम्हारे अचानक पीरियड्स आ गए। जियांग कहती है कि मैंने तो बस विटामिन सी की टैबलेट्स ली थी। डॉक्टर उससे वो टैबलेट्स मांगती है। वो टैबलेट्स को देखकर बताती है कि ये तो अबॉर्शन पिल्स हैं। ये जानकर तो वो शॉक्ड ही हो जाती है कि ये तो मुझे लिन ने दी थी। लिन का नाम सुनकर हान पूछने लगता है कि तुम लिन को कैसे जानती हो, और वो भला तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश क्यों करेगी। तो जियांग गुस्से से कहती है कि जाकर तुम ही अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ लो। ये बात बाहर चुन भी सुन लेता है और वो आकर हान को कूटने लगता है कि अगर पहले से ही लिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुमने ये सब कुछ जियांग के साथ क्यों किया। दोनों के बीच में बहस होने लगती है। जियांग उन्हें हॉस्पिटल में तमाशा करने से मना करती है और कहने लगती है कि शायद लिन को लगा होगा कि मेरे और मिस्टर हान के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए उसने मुझे अबॉर्शन पिल्स दी। हान कहता है लेकिन तुमने तो मेरे बच्चे को कैरी भी नहीं किया है, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगी। जो सुनकर तो जुन को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम आगे से जियांग से दूर ही रहना। हान कहने लगता है कि आखिर तुम दोनों क्या छुपा रहे हो, और जियांग से कहता है कि मुझे सच बता दो। जून कहने लगता है कि मैं बचपन से जियांग के साथ हूँ और बचपन से ही उसे प्यार करते आ रहा हूँ, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। हान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या बोल रहा है। यहाँ पर जून उसे बता देता है कि उस रात होटल में जियांग उसके साथ थे। तो वो जियांग से पूछने लगता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। जियांग कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। हान कहता है कि मैं लिन को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जियांग को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता। हान उसे बताने लगता है कि उस दिन होटल में मुझे लिन का रिज्यूम मिला था, तो मुझे लगा कि वही मेरे साथ थी और मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया और मेरे साथ घर चलने के लिए भी तैयार हो गई। जियांग कहती है कि इसका मतलब कि शुरू से अब तक वो झूठ बोलती हुई आ रही है ताकि वो हान को अपना बना सके, लेकिन जियांग को तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता। वो कहने लगती है कि उसने मेरी जान बचाई है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर जून उसे बता देता है कि लिन ने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुम्हें एम्बेरस फील ना हो इसलिए मैंने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। ये जानकर जियांग को बहुत ही बुरा लगता है कि ना तो लिन ने उसकी जान बचाई और ना ही लिन ने उसे कभी अपना फ्रेंड माना। लेकिन यहाँ पर जून कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती हैं। यहाँ पर हान कहने लगता है कि ज़रूर कार के ब्रेक भी उसी ने फेल करवाए होंगे और सारी चीज़ों के पीछे उसी का हाथ होगा। जियांग कहती है लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ प्रूफ नहीं है, लेकिन हान को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि प्रूफ की क्या ज़रूरत है, मुझे तो उसकी लाइफ चाहिए।
लेकिन जियांग उसे काम करती है और कहती है कि मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगी, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और यहाँ पर दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में लिन घर छोड़कर जाने लगती है तो यहाँ पर हान उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जियांग को जानती हो और वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। लिन कहती है कि मुझे लगा कि आप उसे पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। लेकिन हान कहता है कि मैं ऐसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता हूँ जो मुझे भी सीड्यूस कर रही थी और मेरे फ्रेंड को भी, और जिसे यही नहीं पता कि उसके बच्चे का फादर कौन है। और जानबूझकर उससे कहने लगता है कि तुम जियांग से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, जो सुनकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, मैं तुमसे जल्दी शादी करूंगा और कंपनी भी तुम्हें ही संभालनी है, तो कल से ज्वाइन कर लेना। जो सुनकर और भी ज़्यादा खुश होने लगती है और उससे चिपकने लगती है, लेकिन हान बहाने से उसे दूर हटा देता है। जिसके बाद हान जानबूझकर सभी के सामने गुस्से में जियांग को ऑफिस में आने के लिए कहता है, जो सुनकर सभी कहने लगते हैं कि जरूर बॉस इसकी क्लास लगाएंगे और सुनने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हान उसके साथ रोमांस करने लगता है। जियांग उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजर और लिन एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो सुनकर हान समझ जाता है कि जरूर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी प्लानिंग इन दोनों की ही होगी। अब वो लोग नोटिस करते हैं कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, तो जानबूझकर हान जोर जोर से उसे चिल्लाने लगता है और जियांग सॉरी बॉस कहने लगती है। जिसके बाद जियांग मुंह बनाकर बाहर निकलती है जैसे कि बॉस ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांटा हो। जिसके बाद हान से चैटिंग पर बात करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हान जियांग के साथ डिनर डेट पर जाता है और उसे नेकलेस के साथ उसे प्रपोज करता है। थोड़ी देर बाद जियांग नोटिस करती है कि हान के पास वैसा ही एक और नेकलेस है, जो देखकर जियांग को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन हान उसे बताता है कि मैंने लिन को शॉप पर देख लिया था, इसीलिए मैंने इस नेकलेस का डुप्लीकेट बनवाया है। मैं उस लिन को अच्छे से सबक सिखाऊंगा, बस तुम्हें नाटक करना होगा। नेक्स्ट सीन में हान ने लिन को वो नेकलेस दे दिया होता है और वो बड़ी ही खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हान मैनेजर को ऑफिस में बुलाता है और कहने लगता है कि लिन ने तुम्हारी शिकायत की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को ऑफेंड करने की, इसलिए उसे फायर कर देता है। अब दोनों की ये प्लानिंग होती है, तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग मैनेजर तो गुस्से में सीधा लिन के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर गुस्से में मैनेजर उनके सारे कांड बकने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और बाहर से जियांग सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। अब उन दोनों को सबूत मिल जाता है कि लिन ने ही जियांग के कार की ब्रेक फेल किया था, इसलिए जियांग कहती है कि अब हमें उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन हान कहता है कि मैं उन दोनों को अपने तरीके से सबक सिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद हान जब घर पर पहुंचता है तो यहाँ पर लिन बड़ी ही चालाकी से उसे मैनेजर को फिर से हायर करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि मैनेजर सच्चाई ना बता दे। तो यहाँ पर हान उसकी बात मान जाता है और उससे कहने लगता है कि कंपनी में एनुअल पार्टी होने वाली है, वहाँ पर मैं सभी के सामने अनाउंस करने वाला हूँ कि तुम मेरी फियांसी हो। जो सुनकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे हक करने के लिए जाती है, लेकिन वो फिर से दूर हो जाता है। तभी यहाँ पर हान भी पहुँच जाता है और सभी से कहने लगता है कि आज मैं आप सभी को अपनी फियांसी से मिलवाने वाला हूँ। अब यहाँ पर लिन तो काफ़ी इतरारी होती है, लेकिन हान सभी को बताता है कि जियांग उसकी फियांसी है। लिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हान उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। लिन कहती है कि अब तक तुम दोनों एक्टिंग करते आ रहे थे। हान कहता है कि एक्टिंग तो पहले तुमने की, झूठ तो पहले तुमने बोला। यहाँ पर लिन फिर से एक्टिंग करने लगती है और जियांग से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर की तरह हूँ, तुम मुझे जेल कैसे भिजवा सकती हो। नौटंकी करने लगती है कि तुम भूल गई मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, जिस पर जियांग तो उसे एक जोरदार चाटा लगा देती है। लिन समझ जाती है कि तुम्हें ये भी पता चल गया। अब लिन तो पगला जाती है और गुस्से में उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन हान उसे दूर हटाता है और उसे पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है और अपनी फियांसी को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हान ने जियांग को काफ़ी ज़्यादा काम दे दिया होता है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए बदला लेने के लिए उसे अपने लिए हनी वाटर लाने के लिए कहती है। हान कहता है अच्छा तुम मुझसे बदला ले रही हो ना, और उसे उठाकर रूम में ले जाता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है और उसे बताता है कि आज से तुम मेरी बॉस हो, मतलब कि उसने कंपनी के प्रेसिडेंट उसे बना दिया होता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जियांग भी हाँ बोल देती है और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।